हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली अमेरिका ने तुर्की को 40 F-16 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं, ये मामला काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था। फाइनली अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो जो इस डील की कीमत बताई जा रही है, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो इस डील की कीमत है, 23 अरब डॉलर इसकी कीमत बताई जा रही है। तो 23 अरब डॉलर का ये मामला होने वाला अमेरिका और तुर्की के मध्य। बात आती है, ये मामला क्यों इतने दिनों से पेंडिंग में था, क्यों अमेरिका इस पर मंजूरी नहीं दे रहा था। तो इस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, 2021 में जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दोगान ने ये अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान लेने की मंजूर बात कही थी, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई भी हामी नहीं भरी थी। कोई भी इसे लेकर जवाब नहीं दिया था कि देंगे या नहीं देंगे। बात आती है ऐसा क्यों हुआ था। तो जो तैयब अर्दोगान ने क्या किया था, जो नाटो का स्वीडन को सदस्य बनाने की मंजूरी नहीं दी। इस वजह से क्या होता है, ये मामला अटका पड़ा था। इन्होंने स्वीडन को नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दे दी, तो इन्हें ये अमेरिका के जो बाइडेन है और अमेरिका के जो मंत्रालय है, उन्होंने ये डील को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि दोनों के थोड़ा सख्त नर्म होने से ये मामला पूरी तरीके से सुलझ गया है। बात आती है नाटो क्या है, तो आपको पता है नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें पश्चिमी देशों के ज़्यादातर पश्चिमी देश आपको देखने को मिल रहे हैं। और किसी भी देश को शामिल करने के लिए जो जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं, सबकी परमिशन लेना होती है। तो इस वजह से स्वीडन ने क्या किया था, नाटो का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सभी की स्वीकृति मिल गई थी। किसकी स्वीकृति रह गई थी, ये तुर्की की रह गई थी। तैयब अर्दोगान ने इन्हें स्वीकृति नहीं दी थी। फाइनली इन्होंने भी इस चीज़ की हामी भर दी है। तो जो तुर्की का सांसद है, इसने इस प्रस्ताव को पास कर दिया कि स्वीडन को नाटो का सदस्य बनना चाहिए। उसके बाद तैयब अर्दोगान ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए और फाइनली इनकी ओर से ये मंजूरी मिल गई है। उसके बाद अमेरिका ने भी अपना जो कह सकते हैं अपना रुख नर्म किया और जो डील उनकी फंसी पड़ी थी, उस डील को भी मंजूरी दे दी गई। तो इसमें जो उनके डील में क्या क्या मिलने वाला, आगे हम इसमें भी देखेंगे। तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने सांसद को बताया कि हम 40 F-16 लड़ाकू विमान किसे देने वाले हैं, तुर्की को देने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया 40 F-35, तो ये विमान किसे दिए जाने हैं, ये दिए जाना है ग्रीस देश को दिए जाना है। और इस डील की कीमत बताई जा रही है 8.6 अरब डॉलर। और तुर्की के लिए कितनी है, 23 अरब डॉलर। तो तुर्की के लिए मामला ज़्यादा है और इनके लिए कम है। अब ये जब इन्हें इस चीज़ की मंजूरी दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले बहुत खुशी खुशी या दे दिए, इन्होंने भी कुछ कंडीशन लगा के दिए। तो यूएस सीनेट के जो अमेरिका सीनेट के विदेश मंत्रालय के प्रमुख हैं, इनका नाम है बेन कार्डेन। तो बेन कार्डेन का कहना है कि तुर्की को भले ही ये सब चीज़ें दे दी गई हैं, लेकिन तुर्की को इन चीज़ों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। उनका मानना है कि तुर्की को अगर हम ये सब मतलब F-16 लड़ाकू विमान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुर्की इनका गलत इस्तेमाल करेगा और अपने मानव अधिकारों को भूल जाएगा। तो उसे अपने मानव अधिकार भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं बनना है। इसके अलावा अगर कभी भी, उन्होंने ये बात कही है बेन कार्डेन ने, अगर कभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, तो हमेशा ये इन्हें यूक्रेन को ही सपोर्ट करना है और खुल के सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं हल्का फुल्का सपोर्ट करना है, बढ़िया तरीके से सपोर्ट करना है। ये बात उन्होंने कही है। तो ये बात रह गई है। अब एक बात और आपको बताता चलूं, ये जब इन्होंने ये कन्फर्मेशन दिया स्वीडन को नाटो का सदस्य बनने का, उसके बाद ये अमेरिका वालों ने ये इनकी डील को फाइनल कर दिया है। और अब बात करें, नेक्स्ट बात आती है इस डील में क्या क्या मिलने वाला है। तो 40 F-16 लड़ाकू विमान किसे दिए जाना है, तुर्की को मिलना है। इसके अलावा जो 79 F-16 ये भी लड़ाकू विमान है, लेकिन ये क्या है, थोड़े पुराने हैं, ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न टेक्निक के नहीं है। तो इनके लिए मॉडर्न टेक्निक की एक किट दी जाएगी अमेरिका द्वारा, जो तुर्की के पास ऑलरेडी मौजूद तो हैं, लेकिन ये क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से पुराने हो चुके हैं। तो अब इन्हें मॉडर्न बनाने के लिए अमेरिका की ओर से एक किट दी जाएगी, जिससे क्या होंगे, ये मॉडर्न तरीके से काम कर सकेंगे। तो ये डील में इसको मिलने वाला है और डील की मैंने आपको कीमत बताई है, 23 अरब डॉलर इसकी कीमत रहने वाली है। तो ये मामला काफ़ी टाइम से फंसा पड़ा था। अभी मैं आपको बताऊंगा F-16 की क्या विशेषताएं, तो इससे आपको और क्लियर होगा कि ये क्यों ज़्यादा खतरनाक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्या नाटो क्या है। दोस्तों, नाटो के बारे में आपको पता भी होगा। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और शुरुआत में जब इसमें देश थे, तो देशों की संख्या इसमें 12 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 31 हो चुकी है। अब अगर आप इस मैप में देखें, तो इसमें कुछ येलो दिख रहे हैं, कुछ
जो येलो वाले जितने भी हैं इन्होंने क्या है तो नाटो के लिए अप्लाई कर रखा है। और ये जॉइन 2023 में जो दिख रहा है आपको, ये कलर दिख रहा है, तो आपको ये क्या है, इन लोगों ने 2023 में ज्वाइन कर लिया है। तो स्वीडन को कुल मिलाकर भी मान्यता मिल गई है, लेकिन एक देश रह गया है हंगरी। हंगरी द्वारा अभी मान्यता मिलना बाकी है। हंगरी के बाद अगर मान्यता से मिल जाती है तो ये 32वां मेंबर इसका बन जाएगा। और इसके अलावा यूक्रेन ने भी इसके लिए अप्लाई कर रखा है। यूक्रेन को ये मान्यता अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि जब रूस के साथ युद्ध हुआ था यूक्रेन ने तभी इसके लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन यूक्रेन को इस वजह से मान्यता नहीं दी गई, उन्होंने कहा था कि जब तक रूस से और यूक्रेन का युद्ध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता तब तक नाटो की मान्यता यूक्रेन को नहीं मिलने वाली। इसके अलावा अमेरिका ने ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को मान्यता नहीं दी तो उसकी मदद नहीं की। तो यूक्रेन का जब रूस के साथ युद्ध हुआ था तो जितने भी उनके नाटो के सदस्य देश थे तो अमेरिका ने उन्हें जितने भी आधुनिक टेक्निक के जो भी हथियार थे अपने, और कहा था कि अपने आप क्या करो, यूक्रेन को दो, यानी बैलिस्टिक मिसाइलें हो गई या F-16 जैसे लड़ाकू विमान हो गए, सब उन्होंने दिए थे। हालांकि अपनी सेना नहीं भेजी थी। अगर नाटो का सदस्य होता यूक्रेन तो रूस के साथ हमला करने के लिए ये नाटो की सेना जाती। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखेंगे ना। और नाटो का मेन मोटिव ये रहता है, नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं अगर मान लो उन पर कोई भी अटैक करता, मान लो जैसे कि अब फिनलैंड है, फिनलैंड क्या नाटो का सदस्य है, अगर इस पर कोई भी बाहरी देश जो नाटो का सदस्य नहीं है और उस पर अटैक करता है तो जितने भी नाटो के सदस्य देश होंगे सब क्या होंगे, मिलकर लड़ेंगे। मान लो अगर इस पर रसिया अटैक कर देता है फिनलैंड पर अटैक अगर करता है तो जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं सब क्या करेंगे, रसिया से मिलकर लड़ेंगे। तो ये इसका मेन मोटिव है रहता है नाटो का। और एक बात और बताऊं, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो रसिया क्या कर रहा था, छोटे मोटे देश हैं उन पर हमला करके अपने आप में शामिल कर ले रहा था। तो उन्होंने सोचा मान लो अगर कोई छोटा देश है, छोटे देश पर किसी ने रसिया ने हमला किया और उसे अपने में शामिल कर लिया, तो इससे बचने के लिए उन्होंने नाटो की स्थापना करी, जिससे क्या होगा, अगर मान लो एक छोटे से देश पर भी कोई अटैक करेगा तो जितने भी नाटो सदस्य देश होंगे क्या होंगे, मिलकर लड़ेंगे। तो इसका मौन मोटिव यही था। तो इसमें ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये फाउंडर के समय जो देश थे ये रेड कलर में, जो गहरे रेड में है, और जो हल्का लाल कलर आपको दिख रहा है तो ये 1950 से 1996 के बीच ज्वाइन हुए थे। तो ये काफी पावरफुल देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की, कई सारे पावरफुल इसमें देशों का ये समूह है जिनके सैन्य संगठन बहुत ही मजबूत है, और अगर कोई भी इन पर अटैक करता है ये सब मिलकर इसके बाद इससे लड़ते हैं। उम्मीद है ये नाटो के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीडन। अगर जैसे कि आपको पता है स्वीडन के खिलाफ क्यों था तुर्की, जैसे तुर्की को नाटो में क्यों शामिल करने की मान्यता नहीं दे रहा था। तो फरवरी 2022 में जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध हुआ तो जो तुर्की के पास काला सागर है ये खबरों में आया और इस पर कुछ ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई। तो इसमें क्या दे रखा है, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन के नाटो सदस्यता की दरखास्त दी थी। यानी जब यूक्रेन और रूस का हमला चल रहा था तो स्वीडन क्या था, स्वीडन डर गया था कि सोच रहा था कि कहीं हो सकता है रूस स्वीडन पर भी हमला ना कर दे। इस वजह से उसने 2022 में इसके लिए अप्लाई किया था। अभी भी पूरी तरीके से ये सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि जो हंगरी है उसका क्या है, हंगरी की परमिशन मिलना बाकी है। अब तुर्की क्यों नहीं चाहता था कि स्वीडन को नाटो का सदस्य बने, तो तुर्की ने इस आपत्ति जताई थी, वो चाहता था कि स्वीडन अपने यहाँ कुर्द अलगवादियों का समर्थन करना बंद करे। तो अलगाववादियों हैं जो अलगाववादी, कुर्द अलगाववादी, तो ये तुर्की में रहते हैं, इनकी लगभग जनसंख्या 15 से 20% है। तो ये क्या है, आए दिन तुर्की की सरकार से इनकी भिड़ंत होती रहती है और ये अलगवादी यानी कि तुर्की को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनके भी जो हैं खुर्द अलगवादी और तुर्की के लोग की सरकार के बीच बहुत टाइम से ये लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो ये क्या हुआ, स्वीडन में जाकर बस गए। स्वीडन की सरकार ने क्या किया, इनको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें समझा, इन्हें ऊंचे पद दिए और कुल मिलाकर आर्थिक रूप से हथियार और सबसे मदद करी। तो इस बात से क्या हो गया, तुर्की बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया स्वीडन से कि स्वीडन को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या, स्वीडन ने जून 2023 में आतंकवाद से जुड़े अपने कानून में बदलाव लाते हुए चरमपंथी संगठनों का सदस्य बनने को गैर कानूनी बता दिया। यानी कि जब जून 2023 में उन्होंने स्वीडन ने क्या किया, जो अलगाववादी कुर्द अलगाववादी थे इनको लेकर या चरमपंथी जितने भी संगठन थे उनको सदस्य बनने की गैर कानूनी बना दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, तुर्की थोड़ा नरम हुआ और तुर्की ने क्या करा, अपने संसद में ये प्रस्ताव फिर से पारित किया कि स्वीडन को नाटो का सदस्य बनना चाहिए। आगे दे भी रखा है। इसके बाद तुर्की के सांसद ने नाटो के लिए स्वीडन की दरखास्त को मंजूरी कर ली। जब उन्होंने अपने रवैये को थोड़ा सा नरम किया, सॉफ्ट किया, तो इसके बाद स्वीडन को क्या मंजूरी दे दी गई तुर्की की ओर से। और इसके साथ ही तुर्की के लिए अमेरिका से F-16 विमान खरीदने का रास्ता भी साफ हो गया।
तो आप समझ चुके होंगे कि अमेरिका तुर्की को ये F-16 क्यों नहीं दे रहा था। तो आगे हम बात करते हैं। तुर्की का रुख बदलते ही अमेरिका ने दी मंजूरी, यानी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब स्वीडन सॉफ्ट हुआ, यानी कि जो आतंकवादियों अलगाववादी लोगों को लेकर उसने गैर कानूनी ठहरा दिया, तो इसके बाद तुर्की भी क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। तुर्की ने जो संसद में ये फिर से प्रस्ताव पारित किया गया और पूरी तरीके से ये पास हो गया। उसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दोगान, उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी और अपनी ओर से भी उन्होंने परमिशन दे दी कि स्वीडन नाटो का सदस्य बन सकता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बात करें जो F-16 लड़ाकू विमान है, इनकी फीचर्स क्या हैं। तो F-16A सिंगल सीट का लड़ाकू विमान है जिसने पहली बार 1976 में उड़ान भरी थी। तो आपको पता है, मैंने अभी इसका फोटो आपको दिखाया था, ये इस तरीके का होता है ये लड़ाकू विमान F-16, ये आप देख पाएंगे। तो ये सिंगल, स्टार्टिंग में जब था तो सिंगल सीट का लड़ाकू विमान था, इसमें एक ही बंदा बैठ सकता था। बाद में आया F-16B, ये 2 सीट का मॉडल था, इसमें यानी कि 2 लोग बैठकर लड़ाकू विमान में जा सकते हैं। और इसकी स्पीड कितनी थी, 1500 मील प्रति घंटा। लगभग मान सकते हैं अगर इसमें आप 15 से आप कर दें, लगभग ये बैठेगा जाकर 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लगभग ये जाएगा। तो इसकी ये स्पीड थी। ये एक साथ 2000 पाउंड के बम को ले जाने में सक्षम था। आप देख पाएंगे कितना ज़्यादा पावरफुल है कि 2000 पाउंड तक के बम को आसानी से अपने साथ ले जा सकता था। इसमें 20 mm की मल्टी बैरल गन लगी है जो 500 राउंड गोलियां चला सकती है। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, अगर नाटो सदस्यों के पास होगा तो आप सोच सकते हैं कि नाटो सदस्य कोई भी, नाटो का जो भी सदस्य होगा उससे कोई भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। ये विमान एक साथ 6 हवा से हवा में मार करने में वाली मिसाइलें ले जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। इस वजह से क्या है, ये अमेरिका के पास ही पाया जा रहा है और अब ये तुर्की के पास भी पहुंच जाएगा। और ये इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, ग्रीस के पास भी ये इसकी डील हो चुकी है। तो ये F-16 के सारे फीचर्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी किस तरीके से अमेरिका ने ये डील फाइनल करी है और क्यों ये इतने दिनों तक पेंडिंग में रही थी। तो वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।